असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और वापस आएंगे। सभी को नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। तो अगर पहले के टॉपिक्स में से कुछ प्रश्न है तो वो हम बाद में लेंगे, आप नोट करके रखिएगा। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? प्लीज मुझे बताइए। जी मैम, अच्छे से दिख रही है। जी मैम, दिखाई दे रही है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कल अगर हम आपको याद होगा कि हम लोग बात कर रहे थे अपनी मसल्स के बारे में, तो मसल्स में हमने जो बात करी थी, उनको ऊर्जा चाहिए होती है। सिर्फ मसल्स को ही नहीं, हमारे शरीर में जो भी कार्य होता है वो ऊर्जा के कोई बोल रहे हैं कुछ? ओके, तो ऊर्जा के माध्यम से ही कोई भी हमारे शरीर में कार्य होता है। तो उस ऊर्जा को बनने के लिए जो है हमें क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे शरीर में, हम ऐसे ही नहीं उनको यूटिलाइज कर पाते हैं। उनको हमारी बॉडी अडेप्ट करती है। तो अडेप्टेशन के लिए जो है उसको हम पचाते हैं। तो वो जो पाचन क्रिया होती है, तो हमारा सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र है, वो उसको उस पाचन क्रिया को, उस न्यूट्रिएंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार करता है ताकि हमारी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कई बारी जो है हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह देते हैं, जीआईटी के नाम से भी हम कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैनाल भी कह देते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल भी कह देते हैं। बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, ये खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है ताकि हमारा शरीर उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके। क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर फिर तैयारी करते हैं, कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स भी बनाते हैं। अगर बॉडी को रिपेयर की जरूरत है या कुछ न्यू जो है डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर हमारी पाचन क्रिया के जो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे जो हमारे हिंदी में हम इनको बोलेंगे, जो हमारे खनिज लवण वगैरह होते हैं, इनको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हमारी बॉडी के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी आप समझो कि डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल चीज को आसान में करते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कई चीजों से मेल से बनता है, उसको हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत सिंपल वे में करते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि हमारा शरीर उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके अंदर जो प्रोसेस जो होता है, इसके अंदर कई चीजें आती हैं। इंजेशन है, डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है। इंजेशन में हम जो भी खाना होता है उसको हम अपने भीतर लेकर जाते हैं, ठीक है। जैसे मुंह से हम उसको जब अपने मुख के अंदर, शरीर के अंदर डालते हैं, तो वो इजेशन होता है। और डाइजेशन में जो क्रिया होती है उसको खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। वो प्रक्रिया बेसिकली हमारे पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होती है, लेकिन इस प्रक्रिया के एक तरह से दो हिस्से होते हैं। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है बायोकेमिकल। तो मैकेनिकल में जैसे हम जब मुंह में खाना डालते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ही तो नहीं सटक जाते ना, अच्छे से उसको चबाते हैं। तो वहां से हम, जैसे हमने कोई भी
रोटी का टुकड़ा लिया उसको हम जो है मुंह में ही चबाते हैं ताकि वो छोटे टुकड़ों में हो जाए। फिर उन छोटे टुकड़ों को भी हमारे शरीर के अंदर कुछ हमारे ऐसे शरीर के अंदर केमिकल्स होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं, वो उन छोटे टुकड़ों को और महीन टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि हमारा शरीर उनको भी हमारे जो सेल्स हैं बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि हमारे सेल तक जो कोई भी चीज जाती है उसको और उन्हीं की ही मतलब जो अंदर ग्रहण कर सके, तो उनको उसी बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कह लो या बहुत ही सिंपल फॉर्म में उनको अंदर लेना होता है, जो कि हमारे जो केमिकल्स होते हैं, कुछ पाचन रस होते हैं हमारे शरीर में, ये वही काम करते हैं। ठीक है, उनको अत्यंत ही जो है घोल बना दिया जाता है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बेसिकली जो है उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयारी होती है, और एब्जॉर्प्शन यूजुअली जो भी हमारे हम पोषक तत्व जो खाते हैं वो हमारे शरीर में जो है ब्लड या लिम्फ जो होता है उसके अंदर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। इजेशन में जो चीज हमारे काम की नहीं होती है वो फिर बाहर निकाल दी जाती है, वो हमारा जो इसका पार्ट होता है वो इजेशन का होता है। तो हमारे डाइजेशन सिस्टम में हमारे दो तरह से डाइजेशन होता है, एक मैकेनिकल है, एक बायोकेमिकल, जो मैंने अभी बताया। और डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में समझ के चलते हैं। एक इसको जो हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हम इसके साथ में उसकी मदद करने वाले हमारे कुछ ऑर्गन्स या ग्लैंड्स होते हैं जो उस हमारे पाचन में मदद करते हैं। तो पूरी अगर आप हमारे इसको देखेंगे, ये हमारा जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, मुंह से अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर भी ये जो है हमारी कैविटी होती है। फिर ये देखो एक ट्यूब नुमा आकार होता है जो कि हमारा ये फूड पाइप हम इसको कहते हैं। फिर पेट भी हमारा एक तरह से ट्यूब नुमा है, फिर यहाँ से निकल के फिर इन पतली पतली ट्यूब्स में जाता है, फिर यहाँ से निकल के ये आपको जो पीली सी चौड़ी सी ट्यूब दिख रही है इनमें जाता है और बाहर जाता है। तो मुंह से लेके हमारे जब तक बाहर जो है खाना जो हमारे में वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, ये पूरा एक ट्यूब के ही अंदर ही पूरा खाना घूमता है और निकलता है। तो इसीलिए इस ट्यूब का नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको हम एक ट्यूब से, फूड जो है पूरा पास जहां जहां करता है माउथ से लेके एनस पर खत्म होती है, इसलिए ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसी के साथ साथ कुछ हमारे ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं जो अपने जूस या अपने स्राव इसी ट्यूब में एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो उनका और अच्छे से पाचन हो जाए। ठीक है, तो वो अपनी सिक्रीशन कुछ ट्यूब्स के माध्यम से ही डालते हैं, उनके साथ वो जगह जगह पर जुड़ी हुई होती है, पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं। तो वो जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, हाँ यहाँ पे इनके नाम है, वो हमारे होते हैं, हमारे मुख से शुरू होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब हमारी लार ग्रंथियां। फिर हमारा लीवर होता है, फिर हमारा पेनक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर भी लीवर के साथ ही बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पर हमारे ये एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, हमारी लार ग्रंथियां, हमारा यकृत, जिगर या लिवर बोलते हैं, हमारा अग्नाशय या हमारा पैनक्रियाज, और बाकी जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अब हम एक एक करके पार्ट हम देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है लगभग लगभग जो है यहाँ पर 30 फीट बताई गई है, जो कि मनुष्य में होती है। तो उसके जो अब पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम इससे देखेंगे तो हमारे मुख से शुरू होती है, फिर हमारी जो गुफा होती है, मुख की गुफा, मुख गुफा बोल देते हैं, तो यहाँ पर बकल कैविटी कहा गया है, माउथ कैविटी कहते हैं। फिर उसके बाद वहां पर हमारा फेरेंक्स का पार्ट होता है, फिर हमारी फूड पाइप जो होती है, यहाँ से मुंह के पीछे जो हमारा पार्ट होता है वो फेरेंक्स होता है। फिर उसके बाद हमारी एक लंबी ट्यूब जो है पेट में जाती है, वो हमारी होती है ईसोफेगस, जो कि ये रही। फिर हमारा जो मेन जठर है, हमारा पेट है, वो हमारा होता है स्टमक, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। स्टमक के बाद हमारी आंतें आती हैं, जो भी ये आप देख रहे होंगे, जिनका डायमीटर छोटा होता है,
लेकिन ये लंबी बहुत होती हैं इसलिए, लेकिन डायमीटर कम की वजह से इनका नाम स्मॉल इंटेस्टीन होता है। इनके चारों ओर जो आंत होती है वो चौड़ी होती है, लंबाई में हालांकि कम होती है, तो उसको लार्ज इंटेस्टीन, बड़ी आंत बोला जाता है। और उसके बाद उनके जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का जो पार्ट होता है रेक्टम और एनस कहलाता है। तो ये पूरे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है और इसके साथ में हमारे एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ये इंटेस्टीन की पहले ही दिखा दी है। ओके। इसको हम पहले ये देखते हैं। अब हम डाइजेशन मुख से ही शुरू होता है। आई थिंक से स्लाइड में थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, ठीक है। पहले हम मुख से शुरू ही करते हैं। तो जो हमारा मुंह होता है बेसिकली, इसको हम ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, ठीक है, ये भी कहते हैं, जैसे बकल कैविटी भी कहा गया था। ये बेसिकली हमारा मुंह कुछ हमारी मसल्स और बोन से घिरा हुआ होता है। ऊपर जो है यहाँ पर आप देख रहे होगे, तो हमारी अंदर से जो इसकी लाइनिंग जो होती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है और एपिथेलियल टिश्यू की भी होती है। ये हमारे माउथ के कुछ हिस्सों को बनाती हैं ये सारी मिलके। एक हमारा होता है पैलेट होता है यहाँ पर। अगर आप जीभ को पलटते हो तो आप देखते हो कि आपके मुंह के अंदर थोड़ा सा आगे की तरफ हार्ड पैलेट होता है और पीछे की तरफ ये सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। तो हार्ड पैलेट जो होता है आगे की तरफ होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरह होता है। और इसी के साथ साथ हमारे मुंह में क्या होते हैं, हमारे मुंह में होते हैं दांत। क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जीभ होती है। अब हमारे मुंह के अंदर ही क्या कौन सा यहाँ पर शुरू होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का पहला जो पार्ट होता है वो होता है मैस्टिकेशन, मतलब भोजन को पचाना। मैस्टिकेशन में हम जो भी खाना खाते हैं अपने दांतों से अच्छी तरह से काटते हैं और उसके बाद जो जीभ से उसको पूरा घुमाते हैं, मिक्स करते हैं। फिर उसको जो है हमारे मुंह के अंदर जो बाकी हमारा जो गाल है, हमारे सारे जो जीभ है, दांत है, आपस में मिलके उसको अच्छे से जो है मिक्स करते हैं और उसको दांतों से चबा चबा के हम उसको बहुत ही और सॉफ्ट उसमें बना देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा खाना मुंह के अंदर आता है तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट। यहाँ पे इस पिक्चर में नहीं दिखाया, यस इस पिक्चर में देखते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर खाना आते ही हमारी लार ग्रंथियां एक्टिव होना शुरू कर देती है। हमारी 3 पेयर में होती है लार ग्रंथियां जिनके नाम होते हैं पैरोटिड ग्लैंड जो कान के पास होती हैं, जीभ के नीचे होते हैं 2 बाकी, एक होता है सबलिंगुअल और एक होता है सबमैंडिबुलर। ये एक साइड पर 3 होते हैं, दूसरी साइड पर 3 होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। हम इनको 3 पेयर के रूप में देखते हैं। ये हमारे 3 लार ग्रंथियां होती हैं 3 पेयर की। और जैसे ही इनकी जो ट्यूब्स होती है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो जब भी हमारा खाना मुख में आता है तो आप ये देखोगे पैरोटिड ग्लैंड से यहाँ पर एक पतली सी ट्यूब दिख रही है जो हमारे मुंह में खुलती है, और ऐसे ही सबलिंगुअल की और सब मैंडिबुलर की जो होती है यहाँ पर जो लार ग्रंथियां हमारे मुंह में आ जाती हैं। तो जब भी खाना आता है तो इसमें इस पिक्चर में हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं दिखी, तो हमारी उन पतली ट्यूब के माध्यम से सलाइवा हमारे मुंह के अंदर शुरू हो जाता है। अब सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा बेसिकली हमारे उसके अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, या सलाइवा हमारा क्या होता है, एक हमारे जो होता है डाइजेस्टिव जूस को आप कह लो कि वो बनाता है, जो कि हमारे पाचन में मदद करती है, ठीक है। जो क्या करती है, हमारे पाचन में मदद करती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो यहाँ पर जो सलाइवा जो बेसिकली बनता है वो हमारे मुख के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन फॉर्म में होते हैं, तो वहां से इसका जो है पाचन क्रिया वो भी अपनी शुरू कर देता है, ठीक है। तो पाचन एंजाइम्स द्वारा भोजन को तरल बना देते हैं। जो हमारा मुंह होता है, लार निकलता है, तो जैसे हम सॉलिड फूड भी खाते हैं वो थोड़ा सा उसको लिक्विड टाइप का बनाना शुरू होता है। आपको पानी की जरूरत नहीं होती,
लेकिन अगर जैसे कई बार हम बार बार पानी पी के हमें लगता है खाना नहीं सट रहा, इसलिए उनकी लार ग्रंथियां को जो है आप उनको काम करने दें, अपने आप ही लार मुंह में हमारे बनती है और खाने को हम जो है, इसीलिए खाने को अच्छे से चबा चबा के धीरे धीरे करना चाहिए ताकि हमारे सभी ऑर्गन्स खुद ही बहुत अच्छे से काम करें। सलाइवा जो बनता है बेसिकली ये हमारे पानी है, कुछ एंजाइम्स हैं, हमारे कुछ सॉल्ट है, म्यूकस है, उन सब से बनता है। उसके बाद वहीं पर ही क्या करता है हमारा सलाइवा, सलाइवा हमारी पाचन क्रिया को वहीं से ही शुरू कर देता है। मैकेनिकल वाली पाचन क्रिया आपकी शुरू हो गई जब आपने भोजन को मैस्टिकेशन से करा, उसके बाद केमिकल वाली भी मुंह से ही शुरू हो गई है। किससे? आपके सलाइवा के मुक्त होने से। तो वहां पे आपको क्या बन गया? तरल बन गया। जैसे यहाँ पे लिखा है पाचन एंजाइम द्वारा भोजन को तरल बना दिया। फिर आप उसको क्या करते हो? निगलते हो भोजन को। उसको निगलने में आपकी कौन सी मदद करती है? आपकी जीभ ज्यादा मदद करती है कि खाने को आप जो है थोड़ा सा पीछे उसको धकेलने में। तो उसके बाद जो खाना हमारा जाता है कहाँ पर? हमारे फेरेंक्स से होता हुआ। दिस इज द फेरेंक्स पार्ट, आप देख रहे हो ये फेरेंक्स पार्ट होता है, ये बक्कल कैविटी से फेरेंक्स, और फेरेंक्स से होता हुआ ये हमारी जो है ईसोफेगस, दैट इज अ फूड पाइप। और ये देखोगे कि यहां से ही एक ये कॉमन पैसेज होता है हमारा, जो कि ये हमारा लैरिंग्स का भी है। ये फेरेंक्स लैरिंग्स दोनों एक जगह पर होते हैं। ये हमारा ओरोफेरेंक्स होता है, ये ओरोफेरेंक्स है माउथ के साथ, ये नेजोफेरेंक्स है, और ये लैरिंजोफेरेंक्स होता है। तो फेरेंक्स हमारा कॉमन एरिया होता है जो कि हमारी नाक पे, हमारे मुख पे और हमारे लैरिंग्स के साथ भी बनाता है। तो खाना खाते हुए इसीलिए आपको जो है बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बारी क्या होता है, ये जो एपिग्लॉटिस देख रहे हो नीले रंग का ढक्कन, ये हमारी सांस की नली को ढक कर रखता है। अगर आप बोलते बोलते खाओगे तो ये हिलता है और खाना आपका सांस की नली में जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए खाना प्रॉपर जाए। भगवान ने हमारी बहुत अच्छे से शरीर की रूपरेखा बना रखी है। जब हम खाना खाते हैं ये अपने आप ही चुपचाप बंद हो जाता है, ताकि खाना, देखो यहाँ से खाना हमारा सांस की नली में न जाए, वो चुपचाप अपने खाने की नली में ही जाए। तो दिस इज द एपिग्लॉटिस विच कवर्स द लैरिंग्स। लैरिंग्स जो हमारे नीचे सांस की नली में जाता है, ताकि खाना हमारी सांस की नली में प्रवेश ना कर सके। अगर यहाँ पे कोई चीज सॉलिड चीज फंस जाएगी तो हमें दिक्कत होती है ना। तो इसके बाद हमारा खाना कहाँ गया? यहाँ पे गया हमारा ईसोफेगस में। और ईसोफेगस में जो खाने का जो वो काम जो होता है, वहां की जो कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स पूरी जितनी भी हमारी ये देखोगे ना, जितनी भी हमारी पूरी लंबी जो नाल है, आहार नाल है, यहाँ पे हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स ही काम करती हैं। सिर्फ एक जगह है जो हमारी स्केलेटल मसल है। आप जब बता सकते हो, कोई भी तुक्का लगा के बताओ, स्केलेटल मसल कहाँ काम करती होगी? देखो पूरी आहार नाल है ना, यहाँ पे हमारे इंटरनल है, ये हमारी मैम बिना मर्जी से यहाँ पे चल रहा है एनएस काम। एनएस कह रहा हूँ हाँ जी? एनएस एनएस में स्केलेटल मसल्स में एनस रेक्टम ऐसा एब्डोमिनल रीजन में कुछ हद तक कह सकते हो, पर Abdomen. नहीं, एनस में नहीं कहेंगे हम। हमारी Abdomen. जीभ, ये हम अपनी मर्जी से बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। करते हो ना, लेकिन मैं यह किसी हड्डी से ऐसा मैं नहीं भी तो जुड़ी, कह हाँ रही हूँ हायोट बोन से जुड़ी हुई हमारी। हाँ, आपकी आवाज मैं कम भी आ तो रही कह है, रही हूँ मैम बोलिए। मैम ये जो फेरिंग्स है ये 3 तरह से सपोर्ट कर रहा है ना हमारे बॉडी, हमारे सपोर्ट नहीं कर रहा, फेरिंग्स एक तरह से खाली ट्यूब ही है। फेरिंग्स इज आल्सो a खाली ट्यूब, सपोर्ट कुछ नहीं कर रहा। ये सब कुछ खाली खाली है, यहाँ पे सब कुछ खाली है, इस आपने पार्ट को हम आपने नहीं बोला ना करते हैं। ऊपर और नीचे और सेंटर वाले पार्ट को ही वो कर रहा है, मतलब उस चीजों को नहीं, मिला के चल रहा है। ये नेजोफेरिंग, ये हमारा नेजोफेरिंग्स है। जो नेजल पार्ट में हमारा जो फेरिंग्स एरिया होता है, दैट इज द नेजोफेरिंग्स। जो हमारे ओरल पार्ट का जो फेरिंग्स एरिया होता है, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स का पार्ट होता है वो दैट इज द लैरिंजोफेरिंग्स। ये इसके पार्ट्स हैं, ये कोई सॉलिड नहीं है, ये खाली ही ट्यूब्स होती हैं। इनके हमने नाम दिए हैं उनको, उनकी फंक्शनिंग को इजीली समझने के लिए। मैम ये जो तो लैरिंग्स में जो एपिग्लोटिस है कि वहां से मतलब विंड पाइप होती है, लेकिन ये जो फेरिंग्स का पार्ट है तो मैम वो कहाँ से ओपन होता है जो जहाँ से फूड अंदर जाता है? ये क्योंकि तो वो खुला ऊपर हुआ नोज है, से समझ ये में आता ये है ना। ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है। फेरिंग्स में खाना जाना है, खुला हुआ है, खुला हुआ है।
जब हम खाना नहीं खाते तो ये हट जाता है, तो सांस यहाँ पे जारी होती है। जब खाना जैसे ही आता है ये अपने आप ये ढक देता है, ठीक है। बीच बीच ओके में ओके, थोड़ा सा अपने इक्वली। आप इसकी एयर जाती रहती है, लेकिन अगर आप खाना खाते हुए ज्यादा बोलते हो तो एयर के साथ साथ ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसको है, जब खाना खाते हो ये अपने आप नेचुरल है, प्रोसेस है, ये अपने आप उसको ढक देता है, लैरिंग्स को ढक देता है। मैम जैसे खाना खाते हैं तब भी तो सांस लेते हैं ना, तो खाना और सांस हाँ, दोनों वो साथ ही अपने चलते आप वो वो अपने आप इसका हल्का सा वो जाता है, हल्का सा जो है एयर पास होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है तो खाने जाने के चांसेस हैं। इसीलिए आपको चुपचाप वो होना चाहिए, इतनी एयर उसमें होता है कि खाना खाते हुए एयर वो हो जाती है। ये नहीं कि वो वहां पे कोई सील्ड नहीं कर देते हैं, वहां पर कोई भी आपका फूड एलिमेंट ना जा पाए, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। एयर बहुत पतली होती है, इट कैन पास थ्रू, लेकिन अगर आप ज्यादा ही उधर मूवमेंट करते हो तो ये भी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए यू हैव टू अवॉइड। ठीक है। ओके ओके मैम, यदि हम खाना नहीं खा रहे हैं और श्वास ले रहे हैं तेजी तेजी से, तो ये हो अपना सकता है काम मतलब कर रहे हैं, ये खुला दिक्कत रहता होगा है। क्या? हाँ हाँ, ये अपने आप ओपन है, सांस जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम जैसे हम नॉर्मली ब्रीथिंग करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम या रनिंग करते हैं फास्ट, तो नॉर्मल सांस बहुत तेजी से चलती है, तो जो ये हमारे लेरिंग्स हैं इससे भी श्वास में आता जाता होगा ना फिर? हाँ, जाता है ना, फेरिंग्स से तो पास होके ही जाता है ना। यहाँ से देखो, ये रही नाक, यहाँ से ही सांस जा रहा है, ये कॉमन पैसेज है, यहीं से ही जाएगा पास होता हुआ। ठीक है। मैम मैम आप ये स्केलेटल फूड मसल पार्ट है मतलब जो कुछ बता जब हम अ, खाना खाएंगे तो यहाँ पे एक ढक्कन है, ये बंद हो जाएगा बस। बस ये है और ना, आप इसमें अभी वो ज्यादा वो मत करो। ये एपिग्लॉटिस है, ये आपके सांस की नली को उस समय ढक देता है कि कोई खाना उधर ना जाए। इसका ये नहीं है कि मतलब कोई सॉलिड वो यहाँ ना आके नीचे ही जाए, यहाँ उसका रास्ता इधर की तरफ ना जाए। ठीक है, नॉर्मल है। अगर यहाँ पे कोई खाना आ भी जाता है तो तुरंत हमारी बॉडी का भी नेचुरल फिनोमिना है, इम्यूनिटी है, आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है, वो वहां से तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करती है, आपको वॉमिटिंग आ जाती है। बॉडी अपने आप हर चीज को प्रोटेक्ट करना भी जानती है। ठीक है, ऐसा नहीं अगर यहाँ पे खाना आ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारी ऑब्वियसली ये स्टक नहीं होना चाहिए। तो अगर बाई चांस यहाँ पर ही कुछ ऐसे आता है तो बॉडी रिफ्लेक्स दिखाती है, तुरंत जो है हमारे को खांसी आ जाती है, हम जो है खांसना शुरू कर देते हैं उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए। सिंपल सा है, आप लोग देखती होगे ना, ये बॉडी का रिफ्लेक्स है, अपने आप ही उस चीज को अवॉइड भी करती है। ठीक है, चलो हिचकी मैम। खाने की तरफ चलते मैम हैं। हिचकी जी भी जी। आ जाता होगा, हिचकी हाँ, वगैरह इसी के। वो हाँ, हिचकी का वो अलग है, उसमें हमारी जो एक रिफ्लेक्स है वो भी अलग वो काम करती है। हिचकी जो आती है ना, वो उसमें ही हमारे यहीं पर ही काम होता है, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस में। ठीक है, वो लेकिन उसको अभी हम अलग लेते हैं। ठीक है, अभी हम नॉर्मल पाचन क्रिया की ही बात करते हैं, ये समझ आ गया हो तो। यहाँ से हमारा खाना जो है ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में जो काम होता है वो पेरिस्टालिस मूवमेंट का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे केंचुआ चलता है ना, क्रमानुकंचल करके जो पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है, उस तरह से यहाँ पे खाना जो है 1 बाय 1 जो है जाता है नीचे, और फिर पेट में जाके वहां पे भी हमारा केमिकल डाइजेशन जो है, भोजन में जो हमारे जो हम उधर वहां पे हमारे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो करता है। तब हम अपने सलाइवा की बात कर रहे थे, जो हमारी 3 जोड़ियां जो थी सलाइवरी ग्लैंड की, वो जो सलाइवा को भेजती थी, सलाइवा हमारा खाने में मिक्स हो जाता है, हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है। तो वहीं पे ही भोजन में जो है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली, उनके ऊपर वो वर्क करता है, उनको ही तोड़ना शुरू कर देता है। तो जो हमारा जो भी खा है, निवाला है भोजन का, वहां पर लार मिलता है। तो हमारे डेली जो सिक्रीशन है सलाइवा का, वो लगभग लगभग 1 से 1.5 लीटर बनता है हमारे मुख में। ठीक है, और जो सलाइवा होता है हल्का सा एसिडिक होता है, ताकि वो भोजन को वहां पे उनकी काट कर सके। बहुत ज्यादा नहीं होता, स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि 7 आपका न्यूट्रल होता है, तो 6.8 ही है यहाँ पर। तो सलाइवा का क्या काम है, जो आपके स्टार्च जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, उसको यहाँ पर वो स्प्लिट करता है। ठीक है, उनको तोड़ने में मदद करता है। तो सलाइवा में स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं, कौन सा होता है, टाइलिन, उसको क्या बोलते हैं हम, टाइलिन। ओके, तो ये हमारे किसके ऊपर काम करता है, राइप व कुक्ड स्टार्च पर ही काम करता है हमारा, मतलब जो पका हुआ जो हमारा भोजन होता है, ये उस पे ही काम करता है।
कच्चे जो स्टार्च होता है या कच्चे कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं उसको ये नहीं काम करता है। ये बेसिकली जो कुक्ड स्टार्च होते हैं उन्हीं के ऊपर हमारा ये वर्क करता है। तो उसके बाद जब हमारा खाना नीचे की तरफ जाता है तो बक्कल कैविटी में हमारे स्टार्च का वही बात है कि 30% डाइजेशन होता है। उसके बाद पेट जो है हमारे जो बाकी का डाइजेशन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन लिखा है लेकिन हम कहेंगे कि हमारे पेट में होता है। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जाकर उनका बाकी का जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है। तो यहाँ पर हमारे सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अगर हमारे खाने में कुछ इस तरह के बैक्टीरिया आ गए हैं, स्पेशली यहाँ पे वॉर्म लिखा है बट ये ग्राम होना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया की, ये उनको वहीं पर ही मार देता है। इसी के साथ साथ हमारे माउथ के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हमारा कुछ तरह का एंजाइम बनाते हैं जो कि हमारे माउथ के में ही वो काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, सलाइवा का जो है वो हमारे मुंह में काम करता है और हमारा जो एक तरह का और यहाँ पर हमारा एंजाइम होता है जो कि एबनॉर्स ग्लैंड बनाते हैं, वो हमारे मुंह के अंदर काम नहीं करता, वो सिर्फ हमारे पेट के अंदर एक्टिव होके फिर से जो है डाइजेशन करता है। मुख के अंदर उसका डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। फिर हमारी होती है इधर ईसोफेगस नहीं आई, ईसोफेगस का देख लेते हैं भाई कहाँ है। यस, माउथ कैविटी के बाद ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे है। माउथ कैविटी जो थी हमारे मुख से हमने देखा था, फिर हमारा खाना कहाँ आता है, ग्रसनी की तरफ आता है, जिसको हम फेरेंक्स बोलते हैं। ये मुख में जीभ के ऊपर का जो हार्ड भाग होता है, हमने अभी देखा था, उसको हार्ड पैलेट या कठोर तालु बोलते हैं। जैसे कि पीछे का भाग जहाँ खेचरी मुद्रा करते हैं और जहाँ पीछे जीभ शुरू में स्पर्श होती है वो सॉफ्ट पैलेट होते हैं। आप अपनी टंग को रोल करके खुद फील कर सकते हो, दांतों के पिछले का हिस्सा हार्ड होता है, उससे और पीछे लेकर जाओगे तो वो सॉफ्ट होता है। तो फेरेंक्स बेसिकली हमारे ओरल कैविटी का पोस्टीरियर भाग होता है ना, ये जो हमारी ओरल कैविटी का पिछला हिस्सा है। और जो हमारे सॉफ्ट पैलेट जो पिछले हिस्से के बीच में, और यहाँ पर हमारा अगर गर्दन की हड्डियों के अकॉर्डिंगली देखते तो जहाँ पे हमारा 6 वर्टिब्रा होता है उसके बीच में जो है ये पार्ट हमारा होता है, वो हमारा फेरेंक्स होता है। एक ये फनल शेप टाइप का होता है, आप देखोगे यहाँ पे इसका मुख ऐसा चौड़ा है यहाँ पे ओरल कैविटी के, और नीचे ये पतला हो जाता है, तो फनल शेप टाइप का होता है। ये कॉमन पैसेज है फूड का, एयर का। अभी मैंने आपको बताया था इसके 3 पार्ट्स है, जो कि हमारी नेजल कैविटी से मिलता है वो नेजोफेरिंग्स होता है, ओरल कैविटी वाला ओरोफेरिंग्स होता है, और हमारे गले में जो लैरिंग्स के साथ होता है वो लैरिंजोफेरिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो येलो कलर का है दैट इज अ नेजोफेरिंग्स जो नेजल के साथ मिलता है। उसके बाद जो ब्लू कलर का पोर्शन दिखा रहे हैं ये हमारा माउथ की जो कैविटी के साथ ये ब्लू कलर का पोर्शन ये हमारा ओरोफेरिंग्स है। उसके बाद हमारे गले में जो मिलता है वो बता रहा होता है लैरिंजोफेरिंग्स। दिस इज द बेसिकली द फेरिंग्स। उसके बाद नीचे हमारा ईसोफेगस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वही जो बात कही गई है लैरिंग्स की कही गई है। तो यहाँ पे फेरिंग्स गलेट जो कि उसके छेद जो है ईसोफेगस में ही खुलते हैं उनके बारे में बताया है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमारे आगे जो लैरिंग्स है वो हमारे ट्रैकिया या विंड पाइप में ही कन्वर्ट होता है। तो एक कॉमन पैसेज होता है, ये एक तरह से कॉमन पैसेज है जो कि हमारा लैरिंजोफेरिंग्स होता है जहाँ पे हमारा खाना और हमारी हवा फिर उसके बाद उनको अपना अपना रास्ता पता होता है, चले जाते हैं। तो वहीं से ही होकर भोजन अपने फूड पाइप में जाता है, वायु हमारे विंड पाइप पे जाती है, और हमारे को उसकी कौन रक्षा करता है, हमारे विंड पाइप में विंड ही जानी चाहिए, खाना नहीं जाए तो फिर भी वहां पे एक ढक्कन होता है, अभी बताया था, जो कि हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ पे दिखाया है ताकि दोनों पार्ट अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से जाए। ग्लॉटिस सामान्यतः खुला रहता है, वो एपिग्लॉटिस सामान्यतः खुला रहता है, लेकिन भोजन निकलते समय यह एपिग्लॉटिस द्वारा ढक दिया जाता है क्योंकि भोजन के कण ट्रैकिया में ना चले जाएं। जैसे कि अभी बताया था, भोजन के कण अगर ट्रैकिया में चले भी जाएंगे तो आपको क्या आ जाएगी, खांसी आ जाएगी। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी। अब हम देखेंगे कि हमारा खाना जो है फिर फेरिंग्स से होता हुआ हमारे कहाँ आएगा, ये वाले ईसोफेगस पे। ठीक है, आहार नाल का वो पार्ट जो कि हमारे पेट में जाता है। तो हमारे मुख से और हमारे पेट के जो बीच की जो ट्यूब होती है, बेसिकली इसी को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये हमारा फेरिंग्स और स्टमक के बीच में पाया जाता है। और हल्की सी लेफ्ट साइड का जो है टर्न कर लेते हैं। इसके आगे जो होती है विंड पाइप होती है, पीछे हमारे
क्या होता है, ईसोफेगस होता है। इसीलिए खाना जो है आप आराम आराम से चबा चबा के धीरे धीरे खाएं। कई बार अगर आप देखोगे जल्दी जल्दी में कुछ एकदम ठूस लेते हो कि लेट हो रहे हैं और अटक जाता है, तो क्या होता है, आपको एकदम सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि इसका प्रेशर आगे ट्रैकिया के ऊपर करता है। तो ट्रैकिया से जहां से सांस आ रही है, तो आप देखोगे ना, आप एकदम से पैनिक से हो जाते हो, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर आप या तो पानी लेके अंदर उसको करोगे या जो भी है प्रोसेस करोगे, तो खाना जो है बहुत हार्ड उसमें नहीं खाएं, उसको चबा चबा कर ही खाएं, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से खाएं। क्योंकि खाने का जो यहाँ पे मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालिक मूवमेंट से ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम नीचे ही चली जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी तालाब में पत्थर मारते हो तो वेव्स ऐसे ऐसे धीरे धीरे यूं ही जाती है ना, ठीक है। ऐसे ही इसमें खाना जो ऐसे ऐसे होता हुआ जो है हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था पेरिस्टालिक मूवमेंट के बारे में। तो अब यहाँ पर हम जो है, पेट जो दिखता है ये पेट में चला जाता है। पेट हमारा जे शेप का आकार का स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे ईसोफेगस और पेट में यहाँ पर हमारा एक वॉल्व होता है, ढक्कन होता है। ऐसा भी नहीं एकदम से खाना जो है डायरेक्ट चला जाता है, जब मैसेज जाता है। और ये बहुत ही यहाँ पर ताकि एक ही फ्लो में हमारा खाना जाए, ये ना हो कि यहाँ से बार बार फिर हमारे पेट से बाहर की तरफ खाना निकले। जो आहार हमारा जा रहा है एक ही दिशा में काम करता रहे, तो इसलिए जगह जगह पे वॉल्व होते हैं, स्पेशली पेट के अंदर हमारे वॉल्व्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक तरह का वॉल्व होता है या ढक्कन होता है, उसको हम स्पिंटर बोलते हैं, वो हमारा होता है कार्डियक स्पिंटर, ठीक है। ईसोफेगस की कितनी है लेंथ, 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अब हमारे ईसोफेगस के अंदर कोई भी यहाँ पे कोई भी रस नहीं बनता, कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर हमारी कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। ये सिर्फ हमारे खाने को आगे सरकाती है, सिर्फ फेरिंग से नीचे पेट में ले जाने का काम करती है। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो खाने को हमारे को इजी हमारा जो है आगे सरकता जाए। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, म्यूकस की वजह से चिकनाहट बनी रहती है, जो भोजन को आराम से आगे जो है भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी कुछ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी पेशी पाई जाती हैं। आप देखते हो कि कई बार खाना होता है तो आप ऐसे ऐसे करके भी थोड़ा सा कर सकते हो, ज्यादातर इनवॉलंटरी होती है, लेकिन थोड़ा सा इसको कई बारी आप जो है अपने से भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर पेरिस्टालिक मूवमेंट पाई जाती है। तो ये हमारे ईसोफेगस की है। ईसोफेगस से अब हमारा खाना जो जाता है वो जाता है हमारे पेट में। कहाँ जाता है, पेट में। तो पेट जो है हमारी आहार नली का सबसे ज्यादा फैला हुआ हिस्सा है। इसमें देखते हैं, ये देखो, बाकी सब पतले पतले हैं, सबसे ज्यादा मोटा या सबसे ज्यादा फैला हुआ हिस्सा हमारा यही है। तो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टीन के बीच का जो है ये हमारा पाया जाता है स्टमक, जे शेप का है। आप देखोगे तो इसके खुद अपने जो पार्ट्स होते हैं, और ये हमारे जो है डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। अगर हम दूसरी कोई पिक्चर देखेंगे अपने बॉडी के उसमें, तो यहाँ पर हमारी जो डायफ्राम होती है, जो कि हमारे पेट को, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट से अलग करती है। और डायफ्राम के अंदर कुछ चीजों के जाने के लिए मतलब छेद होते हैं, या कुछ चीजें ही पास कर सकती है। तो जैसे कि एक है हमारी ईसोफेगस, ईसोफेगस डायफ्राम से छेद से होती हुई आती हमारे पेट के रूप में हो जाती है। तो पेट जो है हमारा, स्टमक जो है, ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। यहाँ पर हमारे जो मसल्स पाई जाती हैं तिरछी, जिनको हम ऑब्लिक बोलते हैं, तो ताकि ये हमारे खाने में अच्छे से मिक्स कर सके। तो हमारे इसमें कई लेयर का हमारा जो स्टमक बनता है हमारे क्या कहते हैं मसल से, ताकि जो कई लेयर की वजह से हमारे उसमें बेसिकली 3 लेयर इसकी होती हैं, जिससे कि लंबाई में और गोलाई में और टेढ़ी थोड़ी सी, तो उनकी वजह से हमारे पेट का जो है अच्छे से मूवमेंट होता है। खाना जब आता है तो ये थोड़ा फैल भी जाता है, नहीं तो सिकुड़ा हुआ ही रहता है। तो उसकी वजह से, इन मसल्स की वजह से वो हमारा पूरा पेट जो है फैल जाता है, और पाचन क्रिया के लिए उधर जगह भी बन जाती है। तो वो हमारी मसल्स की वजह से ही होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तो ये हमारा जब ईसोफेगस है, ईसोफेगस हमारे पेट में मिलता है, तो ये जो एरिया हमारा जो है वो कार्डिक एरिया होता है हमारे स्टमक का। कार्डिक एरिया इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर यहाँ पे हमारा दिल होता है,
तो इसलिए इस स्टमक के एरिया को हम कार्डियक एरिया बोलते हैं। तो कार्डियक एरिया और ईसोफेगस में यहाँ पर एक हमारा जो है नॉच होता है, ढक्कन होता है, हमारा स्पिंटर होता है, ताकि खाना सिर्फ एक ही दिशा में आए, नहीं तो खाना यहाँ से वापस ना जाए, तो अंदर आ गया है तो फिर वहीं पे पाचन क्रिया चलती है। अब यहाँ से जो है हमारे पेट का थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो ऊपर की तरफ होता है पेट का, वो हमारा कहलाता है फंडस। ये पेट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, डेट इज द फंडस। फिर फंडस से लेके जो है हमारी पूरी मेन बॉडी जो है काम करती है। जब वो बाहर की तरफ जाता है, वो उसका पतला हिस्सा फिर हमारा पाइलोरस कहलाता है। तो बाकी हिस्सा हमारा पूरा जो होता है, हमारा क्या होता है, बॉडी होती है। जो फिर पेट का आखिरी हिस्सा है, इसको हम पाइलोरस या एंट्रम बोलते हैं बेसिकली। तो एंट्रम और यहाँ पे जो है हमारा स्पिंटर होता है, उसको हम पाइलोरिक स्पिंटर बोलते हैं, क्योंकि हमारा जब खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टीन में जाएगा तो वापस वो भी ना आए, वहां से पूरी पाचन के साथ ही जो है आगे वो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके कर्व हैं, एक ये है छोटा कर्व है, ये थोड़ा सा बड़ा कर्व है, ठीक है। यहाँ पर छोटा कर्व आप देख रहे हो, ये हमारा लेसर कर्वेचर होता है, और ये वाला जो है हमारा ग्रेटर कर्वेचर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ओके। ये हमारा है कॉन्वेक्स या सॉरी, ये हमारा है ये लेसर कर्वेचर, और ये हमारा है कौन सा, ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ पे जो है कॉन्केव बन रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स बन रहा है। तो दिस इज द लेसर वन, दिस इज द ग्रेटर वन। ये हमारे दो यहाँ के इनकी पोजीशन को समझते हैं। और हमने जो अब देखा था, यहाँ पे कार्डियक, फंडस, बॉडी, और ये हमारा पाइलोरस, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होता है। यहाँ से सीधा हमारा खाना जो है ड्यूोडेनम में जाता है। यहाँ पे जो पाइलोरिक कैनाल जो होती है, उसके माध्यम से हमारा जो पाइलोरिक पार्ट होता है स्टमक का, वो ड्यूोडेनम से मिलता है। यहाँ पर स्पिंटर होता है, वो होता है पाइलोरिक स्पिंटर। यहाँ का हमारा होता है कार्डियक स्पिंटर। ये अभी यस इसमें दोबारा से दिखाया है, स्पिंटर या वॉल्व कहते हैं। ये देखिए, लोअर ईसोफेजल स्पिंटर कहले हैं इसको, लोअर लेसर कर्वेचर। ये हमारा कार्डियक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, हार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ईसोफेगस जाता है यहाँ पर। ये दोनों देखो, आप देख रहे हो कि ये बंद हो गया है ना। जब खाना आता है ये बंद हो जाता है, ताकि नहीं तो ये बाहर। कई बारी कुछ हमारे बहुत ज्यादा कुछ क्या बनता है, गैसेस बनती है, कुछ हम इस तरह का खाना खाते, तो यहाँ से एयर जो है कई बारी पास हो जाती है, हमें खट्टी डकारें, बदहजमी, थोड़ा सा हार्टबर्न वाली जो चीजें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा, जब हमारा खाने की पाचन क्रिया चल रही होती है, हम बहुत ज्यादा ऊटपटांग चीजें खा लेते हैं, तो इस तरह से। तो ये जो वॉल्व होते हैं, ये हमारे खाने को वापस जाने से रोकते हैं, अगर एक ही दिशा में खाना आपका चलता रहे। ये दिस इज बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्टमक, दिस इज बिटवीन द ड्यूोडेनम एंड द हमारे स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे खाना हमारा कम से कम 3 से 4 घंटे रुकता है, और रुकने से क्या होता है, हमारे पेट के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनके बारे में आया है। चलो, इनके अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। जो खाना हमारा होता है ना, ये उसको एक तरह के, आप देख रहे हो, ये खाना हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट लिक्विड टाइप का हो गया है। आप देख रहे हो सभी लोग, यहाँ पर जो दिखाया है, ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का बना देते हैं यहाँ पे खाना, जो पचते 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 यहाँ पर आता है, यहाँ पे जूस निकलते हैं, उसको बिल्कुल लिक्विड टाइप का बना देते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग और होती रहती है अच्छे से। जब हमारा पेट खाली होता है ना, तो ये कुछ इस तरह से नजर आता है, सिकुड़ा हुआ होता है। जब हमारे पेट भरा हुआ होता है, तो ये फोल्ड्स जो है ये गायब हो जाते हैं। आप देखो, ये वाला जो पिक्चर जो दिखाई है, इनको र्यूज बोलते हैं, व्रिंकल्स हो जाते हैं, झुर्रियां सी पड़ रही होती हैं। ये हमारे पेट की पिक्चर है, जब हमारा पेट खाली होता है। जब ये पेट भरा होता है, ये गायब हो जाते हैं। अब हमारे पेट में जो फंक्शनिंग होती है डाइजेशन की, वो क्या करनी होती है, जैसे यहाँ पर हमारा जो है चर्निंग मूवमेंट जो है, जैसे दही को जब हम मथते हैं ना, क्या करते हो, दही थोड़ा हार्ड सा होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसमें थोड़ा सा पानी वानी मिलाते हो ना, वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, यहाँ पे हमारे जो पेट के हमारे जूसेस आने शुरू हो जाते हैं, और वो उसको एक तरह का लिक्विड बनाते हैं, जिसको हम काइम बोलते हैं, CHYME, काइम, ताकि आगे उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो
आगे की पिक्चर में दिखाया तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी केमिकल डाइजेशन जो है शुरू होती है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर हमारे जो प्रोटीन्स को पचाने के लिए यहाँ पर एंजाइम्स पाए जाते हैं, लिक्विड जो हमारा बनता है हमारे लिपिड्स को पचाने के लिए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो है प्रोटीन्स को पचाने के लिए पेप्सिन पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करता है। और यहाँ पे कुछ और भी चीजें होती है जो हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। यहाँ पर भी हमारे और भी बहुत तरह के जो केमिकल्स पाए जाते हैं, जिससे कि हमारा खाना जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ताकि हम उसकी एब्जॉर्प्शन सही से कर सकें। ये बात हम यहाँ पर अब हम देखते हैं कार्डियक पार्ट। ये मैंने आपको बताया था, हृदय के नीचे समीप पाया जाता है, इसलिए इसको कार्डियक कहते हैं। फंडस पार्ट, ये जो है आपका फंडस पार्ट ऊपर है, तो जितनी भी गैस वैस होते हैं यहीं पे भरती है, लिक्विड नीचे ही रहता है। यूजुअली यहाँ पर जो है एयर और गैस भरी रहती है, ताकि जो भी प्रोसेस है, अगर पूरा पेज ठसाठस भर रहा होगा ना, तो फिर जो है दिक्कत होती है एब्जॉर्प्शन में या कुछ भी प्रोसेसिंग में। अगर आप लोग तो सभी योगी हैं, तो आपको पता होगा अगर हम अपने योगी का आहार कैसा होना चाहिए, तो क्या कहते हैं हम लोग? मिताहार। 1/4 पार्ट खाली होना चाहिए। 1/4 पार्ट खाली होना चाहिए। तो ये 1/4 ऑलमोस्ट 1/4 तो नहीं है, बट ये खाली ही पार्ट है हमारा। तो हमें और इसको करना है, खाली पार्ट क्यों रखना चाहिए? अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो, घूम सके। हवा के लिए, हवा के लिए नहीं, बेसिकली हम बोलेंगे स्पेस। खाली जगह में ही तो आप काम करोगे। अगर आप अभी सभी लोग आसन करते हो, सबके मैट एकदम ठसाठस, एकदम बैक टू बैक, एकदम एज टू एज मिला के सबके मैट्स को रख दिए जाएं, और आपको बोले कि चलो आप आसन करो, ये करो, तो क्या होगा? आप कर पाओगे प्रॉपर? आपको हाथ पैर चलाने के लिए तो स्पेस चाहिए। तो कोई भी प्रोसेस होता है तो दे नीड द स्पेस। तो स्पेस होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, ताकि जो चीज है उसको घूमने की जगह मिले। तो जब वो आपस में डाइजेशन का प्रोसेस होगा, मिक्स होगा, घूमेगा, तो उधर खाली जगह होगी, तभी आपकी डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगी। ज्यादा ही कहते हैं ना कुछ लोग कि अरे अभी तो मीठा आ गया, ओहो बस में कंडक्टर की सीट खाली थी, वो भी भर गई। मतलब वो बिल्कुल भी जगह ही नहीं छोड़ते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। लेकिन एक टाइम के बाद आपके डाइजेशन के ऊपर धीरे धीरे असर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो नॉर्मल फिनोमेना है उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो फंडस पार्ट में हमने देखा। उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट है, जहां पे मेनली हमारी चर्निंग जो होती है। देन द पाइलोरल, जो हमारा एंड पार्ट होता है, जो हमारे डियोडेनम से मिलता है। तो दिस इज अबाउट द स्टमक। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 से 5 घंटे तक हमारा खाना जो है रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी आप आसन करते हो तो खाना खाने से कुछ गैप के बाद करना चाहिए, क्योंकि पेट के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, लेट देम डू देयर वर्क ऑल्सो। तो हमारे पेट के अंदर हमारे जो है जूस होते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो कि हमारी चर्निंग मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। तो वो हमारे गैस्ट्रिक जूस जो भी हम आते देते हैं, किससे बनते हैं? तो जो भोजन जब हम माउथ के अंदर लेते हैं, जब हम उसको चबा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉलस। वो भी हार्ड से थोड़ा सा सलाइवा से मिलता हुआ हमारा सेमी सॉलिड टाइप का हो जाता है, दैट इज अ बोलस। लेकिन पेट में जब हमारा ये बिल्कुल लिक्विडी टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं काइम। तो दैट इज अ काइम, जो हमारे स्टमक में, जैसे कि आप देखते होगे ना पतला पतला आटा, जब आप आटा गूंथते हो तो हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा रोटी बेलते हो उसको और अच्छे से कर लेते हो। लेकिन अगर उसी को ही अब आपको पुए बनाने हो या डोसे का बैटर बनाना हो ना, तो बिल्कुल पतला सा घोल सा होता है। चाइनीज सॉर्ट ऑफ जो है आपका काइम है, बेसिकली ये CHYME काइम, ये हमारा वैसा ही बनता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस मिल जाते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर म्यूकस होता है, क्योंकि जो हमारे स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर की, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है? बाहर वाली मस्कुलर है, अंदर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है, बहुत स्ट्रांग होती है। नहीं तो ये जो अंदर का है ना, ये हमारे पेट को ही काटने लग जाएगा। ठीक है, हमारा स्टमक के अंदर बहुत काम होते हैं, नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पेट के अंदर ही दिक्कत हो जाएंगी।
तो वहां पे हमारे बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, और जो हमारे पेट के अंदर क्या मिलता है इनके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है। उसका पीएच देखो कितना है, न्यूट्रल हमारा 7 होता है, इसका पीएच है होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1.5। अगर आप नॉर्मली अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही आपके हाथ पे पड़ जाएगा ना, आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन ये हमारी पाचन क्रिया में मदद करता है। तो हमारे इसको जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके हमारे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर हमारे क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स भी होते हैं पेप्सिन जैसे, जो कि प्रोटीन को डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। उनका काम जो है यहाँ पर ही अमाशय में पाचन का शुरू हो जाता है, परंतु पूर्ण पाचन इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर हमारी शुरुआत हो जाती है। स्टमक में मैंने अभी आपको बताया पेप्सिन और रेनिन हमारे दूध को पचाने में मदद करता है, और पेप्सिन हमारा जो है बेसिकली प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो रेनिन नवजात शिशुओं में पाया जाता है, जो बच्चों को दूध में पचाने में मदद करता है। तो इस तरह से कुछ हमारे लाइपेज होते हैं जो कि हमारे वसा को, फैट को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। तो ये मैंने अभी बताया था, जो स्टमक के हमारे पेराइटल सेल्स होते हैं, ऑक्सिंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, इनको HCl बनाता है। HCl हमारे अगर खाने में फिर भी कोई खुदा ना खास्ता अगर मुंह से बचता बचाता कोई बैक्टीरिया आ गया है तो ये उसको भी यहाँ पे नष्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे स्टमक के जो कुछ एंजाइम्स के उसमें ही जो हमारे क्या बना देते हैं, पेप्सिन से मिलके पेप्सिनोजन, पेप्रोनेनिन करके होते हैं, इनसे हमारे जो है काइम बनता है और ये हमारे डाइजेशन में करते हैं। पेप्सिन हमारे प्रोटीन में करता है, रेनिन हमारे मिल्क को डाइजेशन में करता है। तो पेप्सिन इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू भी जैसे हमारे अगर खाने में जो जाते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है, सिर्फ हमारे बाल और नाखूनों को छोड़ के उनको ये नहीं पचाता है। ठीक है, वो भी उनमें क्योंकि कैराटीन प्रेजेंट होता है। मैम रेनिन जो हमारे अंदर भी होता है या ओनली बेबीज के अंदर? ज्यादातर बेबीज के उपस में ही होता है, क्योंकि वो जो सिर्फ दूध की ही डाइट पर होते हैं, वो और कुछ नहीं लेते हैं ना। तो थोड़ा बहुत तो वैसे हम लोगों का भी कर लेता है, लेकिन बच्चों को रेनिन की ज्यादा जरूरत होती है। बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पर होते हैं, इस वजह से। ओके मैम। तो हमारे कुछ जो हमारे प्रोटीन पेप्सिन होते हैं वो हमारे पेप्टोन्स, पेप्टेसिस, पेप्टाइड से बनते हैं, बेसिकली ये है। और देखिए रेनिन जो है होता है लेकिन एडल्ट में एक्टिव नहीं होता। ठीक है, रेनिन कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, जैसे कई बारी बच्चे देखते हैं ना दूध ज्यादा फटाफटा सा निकाल देते हैं। तो ये जो है यहाँ पर रेनिन मिल्क प्रोटीन जो है वो बेसिकली केसिन पर एक्ट करता है, और जो केसिन में एक्चुअली एक हमारा सॉल्युबल प्रोटीन होता है, इसीलिए उसको वो पचाने में मदद कर देता है। और वो जो दूध जो है उनका कहते हैं ना कि बच्चे ने डाइजेस्ट कर लिया अगर थोड़ा फटा हुआ दूध निकाला है तो, अगर आप जो मदर हैं वो अच्छे से जानती होंगी। तो यहाँ पर जो बेसिक रेनिन है वो जो मिल्क प्रोटीन होता है केसिन पे जो है उस पे एक्ट करता है। उसके बाद हमारे स्टमक में जो हमारे गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फैट के ऊपर काम करते हैं। तो हमारे कुछ ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो पेट में मिलते हैं, वो उनके ऊपर वो जो है थोड़ा बहुत काम करता है मेन, लेकिन हमारा प्रोटीन के उस पे काम करता है, थोड़ा बहुत हमारे लाइपेज उस पे भी काम करता है। तो म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस सेल्स प्रोटेक्ट स्टोमक फ्रॉम हाईली एसिडिक एसिड। ये जो हमारी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर हमारे शरीर के अंदर इतना हाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये तो हमारे पेट की म्यूकस मेम्ब्रेन को भी काट सकता है। लेकिन यही म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रांग होती है ताकि ये हमारे पेट को खुद को ना काटे, वो सिर्फ खाने को ही काटे या बैक्टीरिया को ही मारे। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों से क्या होता है, कई बार आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी खाने पीने की आदत से, आपकी दिनचर्या से। तो क्या होता है, कुछ लोगों को पेट में छाले हो जाते हैं, सुना होगा, उनको फिर बहुत सॉफ्ट डाइट दी जाती है, बहुत ही लाइट डाइट दी जाती है। तो इनकी मेम्ब्रेन जो होती है ना खुद ही इसके ऊपर जो होते हैं इफेक्ट हो जाती है, जिनको हम गैस्ट्रिक अल्सर या आपने सुना होगा पेप्टिक अल्सर वाली जो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसी के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। जो बहुत ज्यादा दवाइयां जो खाते हैं, अगर होगा ना बात बात पे एलोपैथिक दवाई लेते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन कई बारी जो है डिरेंज होना शुरू कर देती है। तो खाना ढंग से खाएंगे तो आपकी बिल्कुल जो है फंक्शनिंग अच्छे से ही बनी रहेगी। टाइम प्लीज मुझे बता दीजिएगा एक बार, मैं देख लेती हूँ। अब हम खाने के बाद 4:56 ओके, थैंक यू। तो
इसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन में काम जब होता है वो होता है हमारा, अब हमारा सब कुछ खाना जो है पच गया है और छोटे छोटे उसमें हो गया है, गैस्ट्रिक में आके वो उसने उसको लिक्विडफाइड बना दिया, काइम बना दिया है। उसके बाद वो खाना हमारे कहाँ जाता है, स्टमक से होता हुआ हमारे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत जो है आप देख रहे हो हमारे स्टमक से निकल के यहाँ से शुरू होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टीन शुरू हो गई। स्मॉल इंटेस्टीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है पर ये लंबी बहुत होती है, तो आप देख रहे होंगे। तो ये हमारी इसका एक पार्ट है ड्यूडेनम, जो कि 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। फिर इसके बाद इसका जो थोड़ा सा कॉइलदार होता है ये हमारा होता है जेजुनम, और हमारा लास्ट का पार्ट होता है इलियम, ठीक है। ऐसा कहा जाता है जो डियोडेनम की जो लेंथ बोली जाती है कि 12, डियोडेनम का जो मतलब कहते हैं कि 12 उंगल मतलब, तो इसीलिए अगर इसकी लेंथ को देखेंगे तो 12 उंगलियों की अगर हम चौड़ाई नापेंगे तो लगभग ये बोली जाती है, इसलिए इसका नाम डियोडेनम रखा है, जो कुछ वर्ड्स पहले रहेंगे। और जेजुनम में ऐसा कहा जाता है कि ये आंत अगर जब मृत्यु के बाद देखे जाते हैं ये बिल्कुल हमारी खाली पड़ी होती है, दिस वन। तो ये हमारी जेजुनम होती है और आखिर की हमारी होती है इलियम। तो इनकी लेंथ वगैरह आप अकॉर्डिंगली आप याद कर लीजिएगा। अब हमारा खाना जो है पेट से निकलता है तो हमारे स्टमक में से ड्यूडेनम में आता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था एक वॉल्व होता है जिसको हम पाइलोरिक वॉल्व, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, जिससे कि हमारा खाना यहाँ पे एक ही दिशा में, और जब यहाँ से भी खाना जब निकल के हमारी बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत और छोटी आंत में भी यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, वॉल्व होता है, ताकि खाना फिर जब यहाँ से निकल के बड़ी आंत में आया तो वापस ना जाए। तो यहाँ पर जो हमारा होता है ये हमारा इलियोसिकल वॉल होता है। इलियो क्योंकि इलियम है और लार्ज इंटेस्टीन का यहाँ पे सीकम होता है, इसीलिए इन दोनों के बीच में भी एक वॉल होता है इलियोसिकल वॉल, जो कि यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो, इलियोसिकल वॉल। तो ये खाना हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में हमेशा काम करे उसके ऊपर काम करता है। अब ड्यूडेनम में जो है हमारे बेसिकली ड्यूडेनम में हमारा जो खाना आता है बहुत हाईली एसिडिक होता है क्योंकि पेट से आ रहा है। अगर इतना खाना होगा तो ये तो आंतों को काट के रख देगा। स्टमक की तो अलग वो तरीका था, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत थी, उसका काम उसका अलग था, लेकिन ड्यूडेनम में तो एब्जॉर्प्शन का मेन काम शुरू होना होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टीन में बेसिकली। तो ड्यूडेनम में अगर एकदम से इतना एसिडिक आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो धीरे धीरे जब यहाँ पे खाना आता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एसिडिक खाना एल्कलाइन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। एसिडिक पेट में जो भी खाना होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, लेकिन हमारी छोटी आंत में आता है वो एल्कलाइन फॉर्म में आता है, ताकि हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके आराम से, नहीं तो हमारे सेल उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पेट के नीचे एक तो क्या होता है, अग्नाशय। अग्नाशय को क्या कहते हैं हम बताएंगे कोई फटाफट? पैनक्रियाज, यस। तो पैनक्रियाज से हमारी जो है जूस बनता है जो कि उसको एल्कलाइन करता है, उस एसिडिक को, तो उसके जूस जो है यहाँ पे एल्कलाइन करते हैं। और साथ ही साथ ड्यूडेनम के अंदर हमारा जो है लिवर से बाइल भी निकलता है कुछ, हाँ यस, ये देखो ये जो है ये सी शेप में जो है ये हमारा ड्यूडेनम है जो कि हमारे पेट से निकला। पेट से निकल के जो है यहाँ पर देख रहे होगे ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से जो है डक्ट निकली है, ट्यूब निकली है, जो अपनी क्या भेजती हैं, पैनक्रियाटिक जूस। और हमारे लिवर से और गॉल ब्लैडर से भी हमारी ट्यूब के माध्यम से, कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से भी जूस यहाँ पर आते हैं, जो हमारे इस खाने को जो और चीज रह गई है उसको डाइजेस्ट करते हैं और हमारा यहाँ पर उसको छोटे छोटे काटते हैं और यहाँ पर भी एल्कलाइन शेप में उसको करते हैं। तो बाइल जूस आता है और पैनक्रियाटिक जूस आता है, ये दोनों हमारे इसको क्या करते हैं, खाने को एल्कलाइन भी बनाते हैं। और यहाँ पर जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का काम है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी फैट वाला जो काम था, यहाँ पे प्रोटीन को ज्यादा किया था, होता ही पेट में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट हैं मेन, लेकिन हमारा जो है काम, हमारा जो है प्रोटीन का भी है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का भी, सबका होता है। यहाँ पर मेन बाइल का काम होता है। बाइल का काम है हमारे
फैट को जो है वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो यहाँ पर बाइल वो काम करता है, और पेनक्रियाटिक जूस का भी हमारा यही है कि वो देखो यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा क्षारीय म्यूकस एल्कलाइन का स्राव होता है, यहाँ पर हमारे ड्यूडेनम के अंदर उसको एल्कलाइन फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके मैम एल्कलाइन इज आल्सो कॉल्ड एंजाइम? नहीं 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 नहीं, देखो कोई भी चीज होती है, कोई भी लिक्विड, वो एसिड है या एल्कलाई है, ये उसके पीएच पे डिपेंड करता है। आपका पानी जो है वो न्यूट्रल है, उसका पीएच होता है, एक टेबल होता है पीएच का, तो ये उससे जाना जाता है कि वो अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा होता है तो एल्कलाई होता है। ठीक है, तो आप जैसे सोडा वोडा पीते हो ना, जी मैम। इनो है, लिम्का है, ये हमारे थोड़े एल्कलाई होते हैं। जब हमें एसिड को काटना होता है ना, तो हम एकदम से पी लेते हैं, तो दोनों मिलके जो उस चीज को न्यूट्रल करे। पानी हमारा न्यूट्रल होता है, ब्लड हमारा कैसा होता है उसका अलग पीएच है, उसमें हमारे लिम्फ का अलग पीएच है, हमारे जूसेस का अलग पीएच है। तो हर किसी का एक अपना जो है पीएच होता है लिक्विड का, स्पेशली उससे ये पता चलता है कि वो चीज एसिडिक फॉर्म में है या एल्कलाइन फॉर्म में है। इसको हम अम्लीय और क्षारीय बोलते हैं हिंदी में। अम्ल मतलब एसिडिक और क्षारीय मतलब एल्कलाइन। एल्कलाइन हमारे को इतना नुकसान नहीं देते जितना एसिडिक आप तो समझते ही हो, जो थोड़ा बहुत ये हमारे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज मैं इसको अभी यहीं पे ही ड्यूडेनम का यहीं पे ही विराम देती हूँ। हाँ तो मैम, अगले हफ्ते वो 2 घंटे हो गए ना मैम, अब समझ ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं, मैं भी समझती हूँ, क्योंकि एक समय के बाद जो है हमारा जो ब्रेन जो है किसी चीज को एक्सेप्ट करना जो बंद कर देता है। तो अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम मेरे को ना एक चीज पूछनी थी, इसमें जो आपने कहा